एक बंद कमरे में इजराइल के इंटेलिजेंस चीफ्स की एक मीटिंग चल रही है। मीटिंग में संभावित टारगेट्स पर चर्चा शुरू होने वाली है। एक लिस्ट से कुछ नाम पढ़े जाते हैं और मेजर जनरल अहरोन यारेव एक नाम सुनकर सन्न रह जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। ये वो नाम था जिसने उनके परिवार वालों की हत्या की थी। इस शख्स पर 30,000 लातवियन यहूदियों के कत्ल का इल्जाम था। ये नाम था हर्बर्ट कुकुर्स्का, जिसे बुचर ऑफ रीगा यानी रीगा का कसाई कहा जाता है। मोसाद ने इस कसाई की काट के तौर पर एक ऐसे शख्स को भेजा जिसने इसे मारने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कुकुर्स और मोसाद के एजेंट के बीच इस चूहे बिल्ली की इस लड़ाई में किसके हाथ आई बाजी जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। आज के एपिसोड की जानकारियां पत्रकार स्टीफन टेलेटी की किताब द गुड असासिन मोसाद्स हंट फॉर द बुचर ऑफ लातविया से ली गई हैं। मोसाद ने इसके लिए याकोव मियो मीदाद को चुना। याकोव मियो मीदाद, जिन्हें एजेंसी में 100 पहचानों वाले एक व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। मीदाद जर्मन मूल के एक यहूदी थे जिनके माता पिता को नाजी जर्मनी के एक्सटर्मिनेशन कैंप्स यानी डेथ कैंप्स में मार डाला गया। दर्शक जानते ही हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के आसपास नाजी जर्मनी ने सेंट्रल यूरोप में इस तरह के 6 डेथ कैंप्स लगाए थे। 27 लाख से ज़्यादा यहूदियों की हत्या की गई। इसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। मीदाद ने लेफ्टिनेंट कर्नल एडोल्फ आइखमन के अपहरण में भी मदद की थी। आइखमन ने होलोकॉस्ट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उसे इजराइल में फांसी की सज़ा भी दी गई थी। इजराइल के इतिहास की ये पहली और आखिरी फांसी थी। हर्बर्ट कुकुर्स की क्रूरता के बारे में चश्मदीदों की गवाहियां हैं। लोग कहते थे कि कुकुर्स शैतान की हंसी हंसता था। उस घेटों में रीगा के यहूदियों को जानवरों की तरह ठूसा जाता था और उसके बाद उन्हें ऐसे गोली मार दी जाती थी जैसे जंगल में कोई शिकारी शिकार करता है। एक सर्वाइवर ने बताया कि कुकुर्स 19 वॉल्डेमर स्ट्रीट के कुख्यात विला में मौजूद था। ये वही जगह थी जहां अराजस कमांडो यहूदियों को टॉर्चर करने और उनकी हत्या करने के जश्न में शराब पिया करते थे, पार्टीज करते थे। अराजस कमांडो लातवियन पुलिस की ही एक यूनिट थी जिन्होंने नाज़ियों का साथ दिया। मैक्स टुकासिर यहूदी थे, एक दशक से ज़्यादा समय से कुकुर्स को जानते थे। वो बताते हैं, मुझे एक घर में ले जाया गया जहां मैंने देखा कि कुकुर्स ने 10 से 15 लोगों को पीट पीट कर मार डाला। इसके अलावा कुकुर्स ने ही 30 नवंबर से 8 दिसंबर 1941 तक चले रुम्बुला नरसंहार के दौरान कमांडोज को हत्या के आदेश दिए थे। इसके बाद रुम्बुला के जंगलों में और उसके आसपास लगभग 25,000 यहूदियों की हत्या की गई। टेलेटी लिखते हैं कि मोसाद के पास कुकुर्स के कारनामों की महज एक पतली सी फाइल थी और आई विटनेसेस के बयान भी कम ही थे, बहुत कम। इसका कारण क्या था, इतना बड़ा अपराधी और इतनी पतली फाइल? कारण ये था कि एक पैनापन था जिसके साथ कुकुर्स और अराजस कमांडो ने नाज़ियों की उनके काम में सहायता की थी। बड़े केयरफुल थे। हालांकि इस नरसंहार के बाद कुकुर्स की कहानी का सबसे असाधारण, शायद अनोखा पहलू सामने आया। कई अन्य युद्ध अपराधी लाटवियन रेड लाइन में शामिल हो गए और युद्ध के बाद दक्षिण अमेरिका भाग गए। रेड लाइन माने सारे चूहे जब शिप डूबने लगा भागे और कई आरोपी नाज़ी जर्मनी में जिन लोगों ने इस हत्याकांड में हिस्सा लिया लैटिन अमेरिका के देशों में जाके बसे। लेकिन अपने साथी हत्यारों से इतर कुकुर्स बिना अपना नाम बदले ब्राज़ील पहुंचा। और ब्राज़ील पहुंच के इसने क्या किया? ब्राज़ील पहुंच के ये यहूदी समुदाय के लोगों की तलाश करना शुरू कर देता है। कुकुर्स ने खुद को एक राजनैतिक रूप से निर्वसित व्यक्ति के तौर पर दिखाया जिसे कम्युनिस्टों ने निशाना बनाया था। इस दौरान कुकुर्स आर्थिक रूप से खूब समृद्ध हुआ, अपना काम आगे बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि उसने ब्राज़ील की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मैगजीन को इंटरव्यू भी दिया जो फ्रॉम द बाल्टिक्स टू ब्राज़ील के शीर्षक के तहत छपा था। इसमें उसने मानवता का प्रतीक वो कहलाया। हालांकि 1950 तक रियो में उसके कुछ नए दोस्तों के सामने चौंकाने वाली सच्चाई सामने आने लगी थी। कुकुर्स का अतीत फिर से आहट देने लगा। अब जब ये सब हो रहा है तब दूसरी कहानी भी चल रही है। यहूदी समुदाय के जो लोग थे ब्राज़ील में और दुनिया में बाकी जगह, उसका प्रत्यर्पण करवाने और सज़ा दिलवाने के जितने प्रयास करते थे विफल होते जा रहे थे। लेकिन विरोध प्रदर्शनों के कारण कुकुर्स का फलता फूलता बिजनेस एम्पायर ध्वस्त हुआ और उसके परिवार समेत शहर छोड़ने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा। एक दशक बाद जब मोसाद की नज़र उस पर पड़ती है तब तक कुकुर्स एक बहुत कमज़ोर व्यक्ति था जो चुपचाप साओ पाउलो के पास एक छोटी सी बोट थी, उसके पास किराए पे जाता था और एयर टैक्सी का काम कर रहा था।
टैल्टी कहते हैं रियो में उसका जीवन बहुत अच्छा हो सकता था अगर इस तरह से उसका दिमाग खराब ना हुआ होता तो। मुझे लगता है कि उसकी आत्ममुक्ता उसके चरित्र में इतनी भर गई थी कि वो चाहते हुए भी खुद को नहीं रोक पाया। हालांकि रियो में कुकुर्स की हरकतें मूर्खतापूर्ण रही होंगी, लेकिन वो मूर्ख तो था नहीं। जैसे कि टैल्टी बताते हैं, मोसाद मिशन कोई एक एक्शन स्टोरी नहीं है, बल्कि एक तनावपूर्ण मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की तरह है जो कुकुर्स को उस आदमी के खिलाफ खड़ा करता है जिसे एजेंसी ने उसे फंसाने के लिए भेजा। टैल्टी का कहना है कि मिदाद खुद पूरी तरह से एकदम एंटी जेम्स बॉन्ड टाइप के आदमी थे, यानी जेम्स बॉन्ड से उलट व्यक्ति थे, और जब वो एक अंडरकवर एजेंट के रूप में काम करते थे तभी लगता था कि वो जिंदा है। लेकिन क्या शिकारी अपने शिकार का खात्मा कर पाएगा या खुद शिकार हो जाएगा, ये जानने के लिए आगे की कहानी आप सुनिए। प्लान था कि एक व्यवसायी, ऑस्ट्रियाई व्यवसायी एंटोन कोएंसले बनकर मिदाद कुकुर से दोस्ती करेंगे और मौका मिलते ही उसे मार डालेंगे। इस इजरायली को इस गेम को पूरे परफेक्शन के साथ खेलना था, क्योंकि मिशन में गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। मिदाद ने इसके लिए काम भी वैसे ही किया। कुकुर्स के पीछे जाते हुए उन्होंने अपने 20 साल के स्पाई के अनुभव को पूरी तरह दांव पर लगा दिया। जो एस्पियोनाज का उनको अनुभव था उसे उन्होंने बिना किसी प्लान बी के ब्राज़ील में काम करना चुना कि मैं एक ही प्लान बनाऊंगा, उसी को एग्जीक्यूट करूंगा। टेलेटी लिखते हैं, उन्होंने इसे एक सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू बना लिया कि वो सीक्रेट एजेंट बने ही इस दिन के लिए थे, कुकुर्स के खात्मे के लिए। अब कुकुर्स तो एक बुद्धिमान आदमी था, सो लगातार ये गेस करता जा रहा था कि मोसाद का अगला कदम क्या हो सकता है। उसे पता था कि टारगेट तो मैं हूं। खेल शुरू हो गया। कुकुर्स को मिदाद पर शक भी हुआ, जो उस वक्त एंटोन कोएंसले बनकर रह रहे थे। कुकुर्स ने एक दिन ब्राज़ील के बाहरी इलाकों में एक दूर दराज के बागान में शूटिंग कंपटीशन आयोजित किया। ऐसा करके वो कोएंसले का दावा चेक करना चाह रहा था कि क्या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो ईस्टर्न फ्रंट पर तैनात थे। इधर मिदाद के पास दोहरी मुश्किलें थी। एक तो उन्हें कुकुर्स का भरोसा जीतना था, और दूसरा उन्हें वो जाल भी तैयार करना था जिसमें कुकुर्स को फांसा जाता, और मिदाद को वो जाल मिल गया। उन्होंने कुकुर्स को बिजनेस पार्टनरशिप के ख्वाब दिखाए जिसके जरिए वो वापस पैसा कमा सकता था और अपनी खोई हुई इज्जत भी वापस पा सकता था, और इसी के बाद मिशन पर खून छितरने लगा। ब्राज़ील के ही मोंटेविडियो की एक इमारत में मोसाद की टीम कुकुर्स का इंतजार कर रही थी। हालांकि 23 फरवरी 1965 के दिन ये एक क्लोज कॉल था। कुकुर्स हमेशा एक किस्म के पैरानोया में रहता था, बहुत सावधानी बरतता था। कुछ उसका दुर्भाग्य भी था, और मोसाद दस्ते के कुछ लोगों की एक झिझक भी थी, जो एक साधारण सा मर्डर एक डिजास्टर बन गया। झिझक इस बात की कि 65 बरस के एक अकेले आदमी की इस तरह हत्या करना ठीक होगा क्या। ये मियो के लिए एक बुरे सपने की तरह था। उनके और मोसाद टीम के बीच एक तरह की फूट पड़ गई। टीम का मानना था कि वो मिशन में आने वाले किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं, और मिदाद बहुत जोर देकर ये कह रहे थे कि यह आदमी एक दुर्जेय शारीरिक प्रतिद्वंदी है। मोसाद की टीम ने तब तक उनकी बात नहीं मानी जब तक मोसाद की टीम के लोगों को कुकुर्स आमने सामने नहीं आए। मिदाद ने बाद में कहा वो एक जंगली और घायल जानवर की तरह लड़ा। मिदाद ने कहा कि शायद मेरी टीम को बाद में एहसास हुआ कि वो मेरी चेतावनियां कितनी कम आंक रहे थे। तारीख का एपिसोड आपके लिए लिखा था दीपक ने, और जतिन ने इसे रिकॉर्ड किया।